अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बकौल नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज भी उस बात पर कायम है कि एहतसाब होना चाहिए। उनका बयानिया आज भी यही है। लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में उनके एहतसाब करने के बारे में बयान दिया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अचानक लंदन वापस चले गए और एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग्स का आगाज हुआ, जिसके बाद नून लीग का अलग बयानिया सामने आया, जिसमें साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा अहम बयान सामने आया कि नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क को ठीक करने आगे लेके बढ़ेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो मसरूफ तो है और उनकी वापसी को मुल्क की खुशहाली से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ही वाहिद हल हैं। मुल्क इस वक्त जो इकनॉमिक और माशी सूरत हाल में फंस चुका है, लेकिन यह खुशहाली कैसे आएगी? नून लीग मईशत को कैसे ठीक करेगी? बुरानों से कैसे निकालेगी? इस हवाले से नून लीग की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता प्लान या मंसूबा सामने नहीं आया। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां कर रही है, लेकिन पार्टी कायद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का भी सामना है, जिससे मुस्लिम लीग नून बखूबी आगाह नजर आती है। आज राना सनाउल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके बकौल नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो इस्तिकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए जो है वो कोर्ट अदालत के आगे सरेंडर कर दें। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतजाम से मुराद के हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा जो कि काफी नाराज रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों में, उनके बयानात की वजह से नून लीग भी नाराज है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी से अलग होने की बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने लंदन में अपने कायद नवाज शरीफ से बड़ी अहम मुलाकात की और गुज़श्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में बड़ा दो टोक अल्फाज थे शाहिद खाकान अब्बासी के कि वो नून लीग में ही हैं, वो किसी जमात में नहीं जा रहे। लेकिन वो इस बात पर कायम है कि इस वक्त मुल्क को एक नई सियासी जमात की जरूरत है। मेरे पास तो खबर ये है कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो बड़े करीबी उनके जो लोग हैं आपसे राब्ते में। नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं। अच्छा, कोई राब्ता नहीं। मतलब पीपल्स पार्टी आप हो सकता है मुस्लिम? मैं PMLN में हूँ, मैं किसी और जमात में नहीं जा सकता और जाने का इरादा भी नहीं जा किसी जमात में जाने का। ये जो आपकी बात है कि सियासी एक जमात की गुंजाइश मौजूद है, बेमकसद जमात बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज जरूरत है मुल्क में एक नई सियासी जमात की, ये मेरी राय है। ठीक, इसलिए क्यों जरूरत है कि जो बड़ी जमातें हैं। उसके बाद मामला यह था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करनी थी और उसके बाद अपना फैसला अवाम के सामने रखना था अगर वो नई सियासी जमात जो है वो बनाते हैं। अब आज मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन जब वो मुलाकात तकरीबन 1.5-2 घंटे उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। ताल्लुकात मेरे और मियां साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बात, मेरा जिंदगी में किसी बंदे के बारे में ना तहफ़्फ़ुज़ात है ना शिकवा है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमें लंदन से जो सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद साहब भी ज्वाइन करेंगे आगे चल के, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, ये जो एक नारा है कि मियाँ जदो आएगा लग पता जाएगा, अब इससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी होगी आपको। जब मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुसिर है और कन्विंस्ड है कि मौजूदा हालात से सिर्फ नवाज शरीफ ही मुल्क को निकाल सकते हैं, लेकिन आप प्लान तो दें कि क्या प्लान क्या होगा, मंसूबा क्या होगा? ये जो एक इकोनॉमिक मेस में हम फंस चुके हैं, इससे आप कैसे मुल्क को निकालेंगे? कोई अभी तक प्लान सामने आया नहीं है। बात इसी पे हो रही है जी, मियाँ साहब 21 को आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जहाज यहाँ लैंड करेगा, इधर इस्तिकबाल होगा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। लेकिन जो असल सवाल है वो अवाम का आज भी यही है कि मुस्लिम लीग नून ही अगर वे फॉरवर्ड है इस मुल्क के लिए, तो मुस्लिम लीग नून हमें तो कुछ बताए कि कैसे आप मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। बिल्कुल ये सही सवाल है, लोगों को ये पूछना भी चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है आदिल, वो है ही ये पाकिस्तान के अवाम के लिए। अब सियासी जमातें जो होती हैं वो हाथ खड़ा करती हैं और कहती हैं कि जी हमारे पास इसका कभी भी मसाइल ना हो, सीरियस मसाइल ना हो,
2013 में जब कैंपेन हम कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के जो दो सबसे बड़े मसले थे, वो एक तो बिजली के हवाले से था, बिजली नहीं थी, सिंपल सी बात थी। 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं थी। तो पाकिस्तान की मीशत को आगे लेके जाने के लिए अगर इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं है, तो वो ऑर्डर्स अगर उसको एक्सपोर्ट करना भी है तो वो नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लिए नहीं प्रोडक्शन कर सकते। और दूसरा मसला था जो दहशतगर्दी थी, उस वक्त अपने अरूज पर थी, तो उसको हमने बेसिकली एज अ मेन प्रायोरिटी आइटम किया था। और हमने अल्लाह का शुक्र है दोनों को डिलीवर करके दिखाया था। जब 2018 में हमने वापस चाबियां पकड़ाई थी पाकिस्तान के उसकी, तो हम ये दोनों चीजों पर हमें फख्र है कि हमने वो डिलीवर किया था। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी, गुर्बत और दूसरे जो इश्यूज हैं। और उससे ज्यादा भी बड़ा एक इशू है जो कि जिसको आप कहते हैं सोशल या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तालीम का निज़ाम, लोगों के जो मसाइल हैं, सेहत के हवाले से, साफ पीने के पानी के हवाले से, ये फंडामेंटल इश्यूज होते हैं। जब तक कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ गया हो और वो बगैर तालीमी निज़ाम को ठीक किए हुए गया हो, बगैर लोगों को तालीम दिए है ही नहीं। तो अगर हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन अ रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा, कि जिससे वो जो पाकिस्तान के जो ऐसे जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं उसको एड्रेस करें। तो हम पहली चीज होती है आपको रिकग्नाइज करना कि हाँ ये सीरियस मसाइल हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सीरियस मसाइल हैं। और PMLN ये बिल्कुल महसूस करती है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी भी होगी हुकूमत में आने के बाद, अगर अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और उसके बड़ा चैलेंज भी होगा। क्योंकि PMLN, हम ये नहीं कहते कि दूसरी पार्टीज के पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा एक हिस्ट्री है। 3 अदवार में मियां नवाज शरीफ जब आए तो 1990 में, 1997 में और 2013 में, तो तीनों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो एक बहुत ही जबरदस्त। अच्छा जुबैर साहब, इसमें कर्ज है। देखें, जो 16 माह आपकी गुज़श्ता हुकूमत रही, उसकी कारकर्दगी पर आज भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। खुद शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा, वो अब ये कहते हैं कि हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, और पार्टी की जो आपकी इस वक्त एक अवाम में पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी गैर मकबूल हुई है मुस्लिम लीग नून इन 16 माह में डिसीजंस की वजह से। तो मौका तो यहाँ पे भी आपको मिला था, प्राइम मिनिस्टर भी आपका था, लेकिन क्यों वो आप डिलीवर नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, सब एग्री करते हैं, ख्वाजा आसिफ हों या इवन मियां नवाज शरीफ भी हैं, कि हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया इस 16 महीने में इक़्तिदार की वजह जी। इसमें तो कोई भी डिसएग्री नहीं करता, और अगर डिसएग्री करेगा तो मेरा ख्याल है उसको रियलिटी को पता ही नहीं कि अवाम क्या सोच रहे। उसमें मुख्तलिफ फिर रीजंस हैं, कि कोई कहता है कि हम ये डिफॉल्ट बचाने आए थे, कोई कुछ कहता है, लेकिन पॉइंट ये है कि उस वक्त 2 ओपिनियन थे। मार्च 2022 में बहुत से सीनियर लीडर्स का ओपिनियन था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और फिर डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कॉल करें। और मियां नवाज शरीफ भी यही चाहते थे, शाहिद खाकान अब्बासी का आपने जिक्र किया, वो भी यही चाहते थे, आप भी यही चाहते थे, मैं भी यही चाहता था। मैंने बार बार जिक्र किया कि हमें इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल कॉस्ट आदमी क्यों पे करनी पड़ी थी, और जो एस्टिमेटेड था, और IMF के प्रोग्राम में आप चल रहे थे, आखिरी साल इलेक्शन से पहले आप IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं। IMF के प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको सख्त फैसले करने हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 15 दिन बाद 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 15 दिन बाद 24 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, यानी कि तकरीबन 2 महीने में हमने 100 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। अब ये आवाम तो नहीं खुश होगी, लेकिन हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी वो IMF के, अगर हम IMF के साथ एग्रीमेंट को बहाल ना करते तो वो दैट वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम। हमें पता था ये, मतलब तो राय ये इसलिए, तो आपने देखा जुलाई 2022 में जब बाई इलेक्शन हुआ 20 सीटों पर पंजाब की, तो 16 हम हार गए जी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब में हमें इतना बुरा इलेक्शन रिजल्ट देखना पड़ा। उसके बाद नेशनल असेंबली के जो बाई इलेक्शन हुए 8 से 9, उसमें 95% या 90% सीट PTI को मिली और हम नहीं जीत सके। तो जो 2 सीटें जीता था वो पीपल्स पार्टी है कराची में, एक मुल्तान में।
तो वो तो एक हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती थी कि जी अगर हम ये मुश्किल फैसले ना करें। अब पॉइंट ये है कि हमने अवाम के पास जाना है। हमारा जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो मियां नवाज शरीफ है। तो ये क्वेश्चन तो अब ये 21 को तो हुआ, जिस तरह आपने कहा वो आएंगे। वो ट्रम्प कार्ड हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की एक क्रेडिबिलिटी है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी क्रेडिबिलिटी है सियासी जद्दोजहद के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बाकी सारे जो सियासी हमारे हलीफ हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा है। तो हम समझते हैं कि वो जब आएंगे और कैंपेन लॉन्च करेंगे और खास तौर पर 21 अक्टूबर को जब वो तकरीर करेंगे और उसमें अपना मैंडेट देंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज दी कमिंग फॉर, और वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ से निकालने के लिए है, तो आप देखेंगे कि 21 अक्टूबर को वो एक अपना ब्रॉड एजेंडा, और वो ब्रॉड एजेंडा जो होता है ना आदिल, वो पहले 100 दिन में हो जाता है। मतलब आप वो जो बड़े स्टेप्स होते हैं ना वो 100 दिन में ले लेते हैं। ठीक है जुबैर भाई, वो तो है। देखिए ये तो बेसिकली आप उम्मीद से हैं कि वो आएंगे और पार्टी का रिवाइवल जो है बड़ी तेजी से होगा। लेकिन देखिए अवाम के पास जब आप जाएंगे ना, वो आपको ये कहेंगे कि आपने तो 16 महीने हमारे साथ ये किया, अब आप क्या बेचने आए हैं हमारे पास। तो कैसे रिवाइवल कैसे होगा? आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से बिल्कुल मामलात एक ही दम ठीक हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एकदम ठीक तो नहीं होते हैं। उसके लिए आपको बहुत मैसिव कैंपेन करनी पड़ती है। हमारा बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 16 महीने में हालात खराब हुए हैं अवाम के। ये हम फैक्ट्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते, रियलिटी को इग्नोर तो नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि ये वही पाकिस्तान है जो 2017 में 4% से कम महंगाई, आज 31-32% है। तो वो जब 2017 में चलता फिरता भूलता पाकिस्तान था, जिसमें तरक्की की शरह भी तेजी से बढ़ रही थी और महंगाई की शरह भी कम हो रही थी, तमाम दूसरे जो आजादो शुमार हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो भी इम्प्रूव हो रहे थे। तो उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट जिसमें गेट नवाज शरीफ आउट, उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़े थे, उससे जो पाकिस्तान, वो तो पीएमएलएन को तो आपने फारिग कर ही दिया, लेकिन उससे जो पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ वो बहाल कैसे होगा? वो उसी वक्त होगा। सो हमें वो सफर जो खत्म हुआ था या बीच में रोक दिया गया था 2017 के मिडिल में, उसको हमने दोबारा से शुरू करना है। मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेटर बता दूं जिससे आपको अमाउंट का, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक मार्केट वैल्यू होती है, 2017 मई में वो थी $100 बिलियन, आज वो है $26 बिलियन, यानी कि 6 साल के बाद वो बजाय के $300 बिलियन होनी थी, वो इस वक्त $26 बिलियन। इतनी तबाही हुई है। अब जाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें पीटीआई को इक़्तिदार दिया गया, उसके लिए जो तोड़ फोड़ की गई, जिससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जिससे जो इन्वेस्टर था वो यहाँ से भाग गया, जो आना चाहता था, जो था वो यहाँ से चला गया। 16 महीने का हम इसलिए राय थी बहुत से लोगों की कि नहीं लेना चाहिए, कि एक आपने रोड बनानी है जिससे 5 साल लगते हैं, आप 16 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते। फिर आप आदमी से भी काम छोड़ के जाएंगे तो लोग कहेंगे आप तो रोड नहीं बना के गए। तो वो एक था, लेकिन वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, वी हैव टू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान के जो इस वक्त शदीद तरीन इश्यूज हैं जिसकी वजह से बदहाली है, वो क्या हम समझते भी हैं और फिर उसका सजेस्टेड सोल्यूशन भी है। तो वी विल कम अप विद दिस थिंग कि ये हमारे प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली है जिसकी वजह से 700-800 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है, चाहे टैक्स का निजाम है की वजह से टैक्स कलेक्शन बोर्ड नहीं है जो दूसरे हमारे रीजनल कंट्रीज में है, या तालीम का निजाम, या गुर्बत में इजाफा, या और इसका सजेस्टेड सोल्यूशन भी होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लें कि ये इतना मेरा ख्याल है डायनेमिक इकोनॉमिक या रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में, और उसकी जरूरत है इस वजह से, इस वक्त जरूरत है। अच्छा जुबैर साहब, आखिर में मुझे बताइएगा एक सियासी सवाल आपसे कि आज साबिक वजीर आजम आपके बड़े अच्छे दोस्त शाहिद खाकान भाई साहब मिले नवाज शरीफ साहब से लंदन में, मिफ्ता साहब से आपकी बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती। शाहिद खाकान साहब अगर तो नून लीग छोड़ने का फैसला करते हैं, कैसा फैसला होगा आपके ख्याल में, और क्या आप समझते हैं कि वो छोड़ सकते हैं या फिलहाल नहीं छोड़ेंगे? देखिए वो बिल्कुल उनकी राय मुख्तलिफ है। पीएमएलएन की जो इस वक्त जो भी बयानियां हैं उसके मुकाबले में वो समझते हैं कि उनका वो रोल नहीं है पीएमएलएन में जो होना चाहिए।
उनके रिजर्वेशन थे मरियम नवाज के हवाले से कि जी उनके साथ वो काम नहीं कर सकेंगे जो मियां नवाज शरीफ के साथ काम कर सकते। शाहिद खान अब्बासी हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए उनकी। पार्टी ने भी उनको बेनिफिट किया है, वजीर आजम बनाया और एक रिस्पेक्ट है उनकी पार्टी में, बल्कि अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी उनकी है बिल्कुल है। लेकिन अगर उनकी राहें इतनी ज्यादा जुदा हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के सोल्यूशन के लिए कुछ और वो समझते हैं कि होना चाहिए जो PMLN करने के लिए तैयार नहीं उनकी नजर में, तो वो अगर पार्टी में ही रह के या पार्टी एक ना भी पार्टी बनाए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो मिर्जा इस्माइल और मुस्तफा होकर ऑल क्रेडिबल नेम, तो वो अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते पाकिस्तान में, जरूरी तो नहीं होता कि एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर ही आप कंट्रीब्यूट कर सकें। उनके पास एक प्लेटफॉर्म है मीडिया का जहां उनको बुलाया जाता है, वो अपनी आवाज पूरे पाकिस्तान से बाहर पहुंचा सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता एक झंडा आपको झंडे वाली कार मिले तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट क्लियरली ही हैज टू टेक अ पोजीशन कि जी वो नहीं है और उनकी राय मुख्तलिफ है। वो तो आज उन्होंने इस्तकबाल के हवाले से भी कहा है कि नहीं बिलीव करता इस्तकबाल के चक्करों में। तो हमारे लिए तो वी विश हिम द वेरी बेस्ट और उनका और मिर्जा इस्माइल मुस्तफा साहब को कि पाकिस्तान के लिए अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बड़े ब्रिलियंट पॉइंट्स हैं, इसमें तो कोई शक है ही। चल मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लंदन लिए चलते हैं आपको, सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अजहर जावेद साहब, जो शाहिद खाकान साहब ने मीडिया टॉक की उसके अलावा की खबर क्या है? क्या मीटिंग उनकी कैसे रही? और बताया यह गया था कि इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान वापस आकर ही शाहिद खाकान अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, या तो नून लीग में ही रहेंगे या शायद साइड पे हो जाए, सियासत छोड़ दें और या अपनी पार्टी वो लॉन्च कर लें जिसका तकरीबन नाम भी फाइनल हो चुका है। आपके पास क्या खबर है अजहर साहब? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक है तकरीबन 35 साल पुराना ताल्लुक है, और आप ये अगर कहें कि उनके दरमियान दोस्ती है तो बिल्कुल बजा होगा। आज जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया, बात हुई, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उनके पास बैठे रहे। उन्होंने बड़ा तफसील के साथ अपना मौकफ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने कहा, और बल्कि उन्होंने उनको ये भी कहा कि आप मेरे कायद हैं, ये जो हमारे सोर्सेज अंदर से बताते हैं जो मामलात के, और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनका ये कहना था मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिस्टम के बारे में, इन सियासत के बारे में जिस तरह इसको चलाया जा रहा है, और पार्टी के हवाले से कि पार्टी के अंदर जो फाल नहीं है उनके बकौल उस मामलात पे। तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी बड़ी तहम्मुल से बात सुनी और उन्होंने यकीन दिलाया कि जो चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली बेटर होंगी। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने उनको ये भी कहा कि आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, ये आपकी पार्टी है। और जो मेरे अंदाजा है, जो मेरी खबर है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनका रिश्ता है उनको भी पता है, और इस हवाले से अगर कोई क्यासराइयाँ थी भी, देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक सीजन्ड जर्नलिस्ट है, एक क्रेडिबल नाम है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनकी जो खिदमात है, पॉलिटिशियन है, और उनके जो मामलात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, इवन उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ साहब की आज बड़ी अच्छी फ्रूटफुल मुलाकात थी, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसके आपको नताइज भी नजर आएंगे। और मुस्लिम लीग नून में अगर वो नहीं भी रहते तो किसी और पार्टी में उनका ज्वाइन करना मुश्किल है, लेकिन इन हालात में मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहें। ठीक, अच्छा अजहर साहब, शाहिद खाकान साहब को जब मरियम नवाज की अपॉइंटमेंट हुई तो उन्हें वो खुद ही साइड लाइन हो गए। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, मरियम नवाज को बनाया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी बतौर प्राइम मिनिस्टर वो उससे खुश नहीं थे और पब्लिकली उसके बारे में कहते थे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये मामलात क्या हल हो जाएंगे? क्योंकि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी हैं तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ के अपने भाई शहबाज शरीफ साहब हैं। इन दोनों को साथ में लेकर चलना कितना मुश्किल होगा नवाज शरीफ साहब के लिए? और दूसरा ये भी बताइए कि इस मुलाकात में कौन कौन मौजूद थे अजहर साहब? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी खसूसियत ये है, जब से ये पार्टी के वो दोनों तरफ के जो व्यूज हैं, एक्सट्रीमिस्ट व्यू भी और दूसरे भी, वो साथ लेके चलते हैं। मुझे याद है कि 2 हफ्ते पहले उसी कमरे में जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे और मियां जावेद लतीफ साहब भी बैठे थे। तो दोनों जो एक ही तरफ एक अपना व्यू है, आपको पता मियां जावेद लतीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को,
तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दोनों तरफ के लोगों को, दोनों तरफ के ओपिनियन को एडजस्ट करते हैं, दोनों साइड्स को जो है वो साथ बराबर लेके चलते हैं। तो आप अगर ये कहें कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो भी चीज़ थी या मामलात थे और शायद काकान अब्बासी साहब को उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे सोबर तरीके से उसका जो है वो इज़हार किया, साइड पे हो गए। आगे ये भी हो सकता है कि आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा हो सकता है कि शायद काकान अब्बासी के घर चली जाएं, उनसे मिलनी चली जाए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं। तो मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि शायद काकान अब्बासी साहब ना जाएं, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं, मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, और यही ख्वाहिश मेरा ख्याल है शायद काकान अब्बासी साहब की है कि वो भी अपनी उस पार्टी को और छोड़ना नहीं चाहते। और उनको ये भी पता है कि जो भी मेन स्ट्रीम पार्टी से अलहदा हुआ है उसका हाल, अगर कोई निसार साहब अलहदा हुए तो वो क्या हुआ, और किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी से अलहदा होना कोई आसान काम नहीं है। सियासत की बका भी इसी में ही है कि जो उस पार्टी में वो थे 35 साल से, और जो यहाँ उनको इज्जत भी मिली, प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, तो वो उसी में स्टे कर। ठीक, अजहर जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर आज लाइव स्ट्रीमिंग पर बड़ी अहम समाअत हुई। हमें सीनियर लॉयर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से दायर 9 दरखास्तों पर दूसरी फुल कोर्ट समाअत आज हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम सवाल किया कि क्या इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कम हुए, कैसे कम हुए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील हसन इरफान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। यहां कई तस्वीर इस कमरे में लगी हुई हैं, हम उस वक्त हल्फ अपना भूल जाते हैं, लेकिन जब भी पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो आप यहां आ जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मर्तबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया कि आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। दुनिया में हर कानून में अपील का हक है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? मार्शल लॉ लगते हैं, फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो ज़मीन में खैं फिर हो जाती है शुरू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वो वापस नहीं हो सकता? क्या ज्यादा दिमाग यानी 3 दिमाग मिलकर अगर सोचें तो बेहतर होगा, या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि बुनियादी सवाल यह नहीं कि अपील का हक दिया जा सकता है या नहीं, बुनियादी सवाल यह है कि अपील का तरीक़ाकार क्या होगा। 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो यह आइन साजों की मंशा थी। अब अगर यह अपील फराम करनी है तो इसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस वाहिद को इख्तियार दिया, क्या वो ठीक था? फर्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया। तारीख पर नजर डालें, पार्लियामान पर हमला किया गया कि यह कानून शख्सी फायदे के लिए है, बताएं क्या कानून अवाम के फायदे के लिए है? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि कानून से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासिर हुए। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद नहीं, कम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वही इख्तियारात 2 मजीद सीनियर जजेस में तकसीम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वो क्लास से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो ऐसे नुकात पर बात करें जो केस से मुतालिक ही हों। अगर वो क्ला इजाफी दलाइल देना चाहते हैं तो अदालत में तफसीली तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। अपने दलाइल का आगाज करते हुए दरख्वास्त गुजार न्याजुल्लाह न्याजी ने के वकील जो हैं इकराम चौधरी ने एक्ट का इब्तिदाई पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस बारे में बताया कि पैराग्राफ इशारा करता है कि कानून मखसूस या किसी खास मकसद के लिए नाफिज किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करते हुए इस्तिफसार किया कि क्या कानून में यह बात मौजूद है जो आप कर रहे हैं? ऐसे अल्फाज को आप कानून में ना डालें जो उसमें मौजूद ही नहीं है। अगर ये आपका तासुर है तो ये आप बात वाजे करें कि आपका तासुर है। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि जब आप अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं तो ये क्या कोई अलग चीज है, या ये अवाम और उनके हुकूक के लिए है अदलिया की आज़ादी? क्या अदलिया की आज़ादी ही वाहिद तस्वुर है?
जिसका हर हाल में दिफा किया जाना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सवाल कानून साजी की अहलियत का है, शायद सवाल ये नहीं कि ये कानून कितना अच्छा या बुरा है। अगर सवाल अहलियत का है तो मामला एक सिमत में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर जवाब यह है कि कानून साजी की अहलियत ही नहीं है तो फिर यह मामला यही खत्म हो जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट इस एक्ट को बनाने की अहल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए लाजमी तौर पर आईनी तरमीम की जरूरत है, जिसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ेकार की जरूरत है। चूंकि इस तरीक़ेकार को इख्तियार नहीं किया गया, इसलिए यह दलील दी जा सकती है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून को बनाने की अहल ही नहीं थी जिसका असर आइन में तरमीम का हो। जिस पर वकील इकराम चौधरी ने कहा कि जी बिल्कुल यही मेरा मौक़िफ़ है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि उनकी राय में कानून ने सिर्फ इंसाफ तक रसाई महफूज और यकीनी बनाई। क्या पार्लियामेंट इंसाफ तक रसाई के हवाले से कानून साजी करने की अहल नहीं? इसके बाद वकील हसन इरफान ने अपने दलाइल शुरू करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि सवाल कानून साजी की अहलियत का है। उनके बकौल बिल को सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भेजा गया, जिस पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ात उठाए। वकील ने इस मौके पर यह कहा कि उससे बिल की मंजूरी पर पार्लियामेंट के अंदर तनाज़े का इशारा मिलता है। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या आप ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि इनफरादी तौर पर चीफ जस्टिस इस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये इख्तियार खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, जिसका मतलब है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस। हसन इरफान ने जवाब दिया कि इख्तियारात अदालत उज़्मा को दिए गए, जिसने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुकम्मल इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को दे दिया। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने नोट किया कि आर्टिकल 191 ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कवानीन बनाने का इख्तियार दिया जो इंतजामी नोयत के हों। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात का तयन इंतजामी इख्तियार है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि यह मालूम करने की जरूरत है कि कानून का ताल्लुक क्या लोगों के फायदे से है या उससे नुकसान होगा, ना कि चीफ जस्टिस के फायदे और नुकसान से इसका ताल्लुक होना चाहिए। इस मौके पर मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक दफा फिर वकील से इस्तिफसार किया कि क्या वो समझते हैं कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में कानून साजी कर सकती है। इस पर हसन इरफान ने नफी में जवाब दिया। पीटीआई की जानिब से उनके वकील उजैर करामत भुंडारी ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने अपने कानून साजी के इख्तियारात आर्टिकल 142 और आइन में मौजूद दफात से हासिल किए। उन्होंने इस मौके पर यह दलील भी दी कि सवाल यह पैदा हो गया कि क्या आर्टिकल 191 बजाते खुद कानून साजी की ताकत का जरिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तिसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को सिवाय विफाकी कानून साजी की फहरिस्त में दर्ज अशिया के कानून साजी का इख्तियार नहीं है, क्या आप यही कह रहे हैं? वकील ने जवाब दिया जी बिल्कुल। उन्होंने मजीद ये कहा कि इसमें वो चीज भी शामिल है जो आइन के बॉडी में जो है वो दर्ज हो। एक मिसाल देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस दलील को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो फिर पार्लियामेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैरूनी खला और सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका FLL या आइन में जिक्र ही नहीं है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट के मारूफ लॉयर जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। आपकी नजर से समाअत गुजरी होगी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली, इसमें सवाल ये उठाया गया कि चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात कम करने के लिए आइन में तरमीम जरूरी है और यह पार्लियामेंट का इख्तियार ही नहीं था जो पार्लियामेंट ने किया। आपकी राय इस पर सर? देखिए वही मामला तो सब जुड़े सर। मैं समझता हूँ जी कि कंपिटेंसी पार्लियामेंट के पास है कवानीन बनाने की, और अदलिया जितने भी मामलात आगे लेके चलती है उस आइन और कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंट बनाती है। अदलिया का इख्तियार तो नहीं है कि वो कानून साजी करे। हाँ बिल्कुल उन्होंने रूल्स बनाए, लेकिन वो भी रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ वो बना सकते हैं। और चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है वो इख्तियार जो उनको आइन देता है, और आइन इख्तियार वो देता है जो पार्लियामेंट आइन मंजूर करती है जिसने पास किया आइन। तो पार्लियामेंट इज सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सॉवरेन। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो खुद कानून साजी नहीं कर सकती, और जो माजी में कानून साजी करती रही वो कोई जस्टिफाइड भी नहीं थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं थी। मसलन एक बेंच
जिसने मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया कि तुम आइन में अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये जुडिशरी का माजी तो आप देख लें, अभी भी वो पावर स्नैच नहीं की जा रही हैं। वो पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेंगी, लेकिन उन पावर्स को एक्सरसाइज बजाय एक बंदा करने के 3 बंदे करेंगे। तो सेकेंडली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, इंपॉर्टेंट इशू ये था कि दुनिया में कोई कानून या अदलिया दुनिया की कोई बता दें कि जहां पे अपील का राइट किसी सिटीजन को नहीं। ये 184(3) एक वायद ऐसा आर्टिकल है जिसकी जो प्रोविजंस के अंदर जो एडजुडिकेशन होती है उसकी अपील नहीं है। और ये बुखारी साहब आपने अपील की बात की, आज जस्टिस एजाजुल हसन ने भी ये सवाल उठाया अपील का, लेकिन तरीकेकार क्या होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि इस एक्ट में जो तरीकेकार बताया गया है वो दुरुस्त है या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है? कानून में और कानून साजी में गुंजाइश हमेशा होती है, ठीक है। लॉज आर नेवर कंक्लूसिव, बाय पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। आप देख लें कि आपके अपने आइन में कितनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, कोई 25-26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं अभी तक, जब से ये आइन बना है, बल्कि इससे भी ज्यादा अमेंडमेंट्स आ गई हैं। तो ये आप उसको कन्फाइन नहीं कर सकते कि जी बड़ी सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है आइन को अमेंड करने का भी, ये इख्तियार जुडिशरी के पास भी नहीं है। वो इंटरप्रेट जरूर कर सकती है लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन जो उन्होंने बादशाही की आर्टिकल 63A के बारे में, वो कौम के सामने है। आया ये इख्तियार था कि वो तो पनिशमेंट डबल जेबर्टी वाली होगी, राइट। उनको डिसीट भी कर दिया, तो उनका जो राइट एक्सरसाइज किया उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए ये विद इन पैरामीटर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है स्टेट ऑर्गन्स को, उसके दरमियान रहना चाहिए, ठीक। और अपील जो उसमें इस एक्ट में दिया गया, अगर कोई समझते हैं देन टू ये बेंच सजेस्ट कर सकता है टू द पार्लियामेंट कि जी ये इसको आप एग्जामिन कर लें। कंपिटेंस फिर भी पार्लियामेंट के पास है, जुडिशरी के पास नहीं है, के पास है, ठीक है। इस नुक्ते को आगे जरा बढ़ाएंगे बुखारी साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मारूफ लॉयर और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, जब ये एक्ट मंजूर हुआ, पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी, क्या अभी भी आप समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है वो नाफिजुल अमल होना चाहिए, मनोअन उस पर अमल करवाने के हक में हैं आप? देखिए जी, हम तो एक बात पे हक पे हैं कि जिसका काम उसी को साजे। कानून साजी पार्लियामान का काम है और ये इख्तियार पार्लियामान के पास है और कोई और अदारा उससे छीन नहीं सकता, ठीक। हमारा अच्छा, बुखारी सियासत की तरफ आते हैं। मौलाना साहब ने मौसम की शिद्दत का हवाला देते हुए जनवरी के आखिर में जो इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, तो मतलब उसको इससे जोड़ा जा रहा है कि शायद 2-3 महीने इंतखाबात डिले भी हो जाए। इस्लामाबाद की रायदारियों में भी यही बात हो रही है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि जनवरी के आखिर में मौसम की शिद्दत की वजह से इंतखाबात डिले हो जाएं तो आप साथ देंगे? देखिए, मेरे क़यादत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। चेयरमैन बिलावल ने कल भी कैटेगोरिकली कहा हम तो इलेक्शन चाहते हैं। हम आइन को 12-10 समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हम समझते हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं बर्फबारी, मुझे आज स्टिल रिकॉल 1970 के जो इलेक्शन हुए थे, जिन्हें आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन हुए, तो वो तो 7 दिसंबर को हुए थे। नेशनल असेंबली के 7 दिसंबर को हुए थे और प्रोविंशियल असेंबली के 10 दिसंबर को हुए थे। फिर आप देख रहे हैं मोहतरमा की शहादत होगी तो 18 फरवरी को इलेक्शन हुए। तो ये कोई जवाब नहीं है। बर्फबारी का फैसिलिटेट करना वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे जाना गवर्नमेंट का काम है, ये मौलाना साहब का काम नहीं है। ये मौलाना साहब की, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। ये उस अदारे की जिम्मेदारी है जो इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इंतजामिया को इस्तेमाल करके वो फैसिलिटेट करे। तो ये कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात वो मैशत वाली, हम बड़े अरसे से 1958 से ऑनवर्ड देख रहे हैं, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और फिर पहले एहतसाब फिर इंतखाब पे देखे
गैर जमहूरी कुव्वतें वो 8-8, 10-10 साल, 11-11 साल वो रही। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक और केयरटेकर ने एक फैसला किया है, हाजिर सर्विस जनरल साहब को जो है नादरा में तैनात कर दिया गया है और शायद मजीद तैनातियां भी इस तरह हो, और उनका मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल दुरुस्त तैनाती है। क्या ये दुरुस्त फैसला है आपके ख्याल में? बालाजी, इट विल बी एग्जामिन्ड, समबडी माइट चैलेंज इट आल्सो, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अंडर सर्टेन रूल्स के आर्म फोर्सेस के लोगों का 5% कोटा बिल्कुल सिविल सर्विसेज में होता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कोई एसपी, कैप्टन, कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो इंडक्ट होते रहे सिविल सर्विसेज में, वो तो है। और फिर इसमें नादरा के एक्ट में उसमें इटसेल्फ इट प्रोवाइड्स के जी अपॉइंटमेंट्स कैसी होनी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये क्रिटिसिज्म किस पे आएगा? आर्म फोर्सेस पे, और आर्म फोर्सेस पे क्रिटिसिज्म आना नहीं चाहिए इस वक्त इस स्टेज पे, क्योंकि आर्म फोर्सेस के ज़िम्मे बहुत जिम्मेदारी है। जिन क्राइसिस में आज फंसे हुए हैं टेररिज्म की और क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन जो स्टार्ट है, वो आर्म फोर्सेस ही उसको रोक सकती है। जो सिविल सर्विसेज के लोग वो तो नहीं रोक सकेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको, बल्कि आर्म फोर्सेस को उनकी जिम्मेदारी इस मुल्क का दिफा की है। और हम समझते हैं कि दिफा को मौसर तरीके से आर्म फोर्सेस जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ, तो इन ऐसे इंसिडेंट को आप बजरिया आर्म फोर्सेस रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो पाकिस्तान की अवाम है फौज के पीछे खड़ी हो, ताकि इस टेररिज्म से हम निजात हासिल कर सकें। इस तरह अलग-अलग मौक़िफ़ इख्तियार करने से आप इस मिनत से बच नहीं सकेंगे। ठीक है। और ये ऐसी वबा फैल गई है कि पाकिस्तान की मईशत इसकी वजह से खराब है, और इस मईशत को इस्तेकाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, जो नैयर हुसैन बुखारी साहब ने बड़े अहम नुक्ते की जानिब आखिर में इशारा किया, और उसी पर हम ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज एक दफ़ा फिर एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, कल एक दफ़ा फिर होगा बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर, उस पर तफसीली गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रवां साल पहले 9 माह में पाकिस्तान के तकरीबन 386 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्द हमलों में शहीद हुए, जिसमें से 137 फौजी जबकि 208 पुलिस एहलकार शामिल थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में तेजी से हमने इजाफा देखा। हाल ही में 12 रबीउल अव्वल को मस्तूंग में होने वाले खुदकुश हमलों में 50 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हुए थे। दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद मुल्की इदारे सूरत हाल से निपटने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं। आज भी एक अहम इजलास हुआ जहां सिविल और अस्करी क़यादत ने न सिर्फ बड़े फैसले किए बल्कि आइंदा के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम समेत हसास इदारों के सरबराहान और सूबाई वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत तकरीबन बड़े अहम वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर जामे गुफ्तगू की गई, ये बताया गया, और इस हज़म का इरादा भी किया गया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर जो रिपोर्ट हुआ वो ये कहा कि पाकिस्तानी शहरियों का जो जान व माल है और फलाह व बहबूद है वो किसी भी दूसरे मुल्क के शहरियों से कम नहीं है, और कोई भी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब इस इजलास में बड़ा एक अहम फैसला किया गया कि गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की वार्निंग दे दी गई है। इस बारे में बाकायदा ऐलान जो है निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगती ने किया। पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। अब ये ऐलानात तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस असल चैलेंज जो है उसको जब प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अफगान शहरियों की तादाद जो है वो 44 लाख हैं, जिनमें से
17 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। एपेक्स कमेटी ने यह फैसला किया कि 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर्स की जो नकलो हरमत है, नकलो हरकत, वो कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड यानी जो इलेक्ट्रॉनिक तस्करा जिसे कहते हैं उसी पर मुमकिन हो सकेगा। और नवंबर से ये नकलो हरकत जो है वो सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर होगी। अब इजलास में जो दूसरा अहम फैसला किया गया कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनके कारोबार और जायदादें जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। उनके सहूलतकारों और रिहाइश फराम जो उन्हें करेगा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। एक टास्क फोर्स भी उसके लिए बना दी गई है। लेकिन मामला यह है कि 44 लाख अगर सिर्फ अफगान शहरी यहां पर रहते हैं तो क्या ये अक्टूबर नवंबर तक पॉसिबल है? और उनमें से ऐसी फैमिलीज हैं जो कि 70 की दहाई से उनकी दो नस्लें यहां पर हैं, उनके यहां पर बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं, टाइज हैं। कितना प्रैक्टिकल है आज जो हुकूमत ने ये ऐलान किया? इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन खैबर पुख्तूनख्वा के दो मारूफ और सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट जनाब महमूद जान बाबर साहब और अकील यूसुफ जई साहब। महमूद साहब, आपसे आगाज करूंगा। आसान सा सवाल है, ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है ये कितना प्रैक्टिकल है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमने करना जरूरी है, चलें अगर हम ये मान के चलें कि ये इकदामात जरूरी हैं दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है ये सब कुछ करना? शुक्रिया आदिल साहब। मैं इसमें एक हवाला देना चाहूंगा। देखें, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे यानी अदवार में मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उठी और ये अशरफ गनी साहब जो थे तो इनके आखिरी दौर में एक नारा वहां से उठा जो ट्विटर पे ट्रेंड भी बना और उसमें सैंक्शन पाकिस्तान कहा गया कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दो, और ये नारा कभी हिंदुस्तान से भी नहीं उठा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस किस्म के हालात ने भी पाकिस्तान और अफगानियों को इतना दूर नहीं किया, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की क्रिकेट की जीत पे उन्होंने फायरिंग भी की, उस पर भी इतना असर नहीं पड़ा। और पाकिस्तान की अपनी जीत पे अगर पाकिस्तानी फायरिंग करते थे तो ये उस पर नाराज होते थे और एक पाकिस्तान के साथ ऐसे पाकिस्तानियों के साथ रह रहे थे जैसे कि ये बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान इनका अपना मुल्क है। पाकिस्तान में इनको इतनी एक्सेस मिली हुई है और इनको इतना एक मकाम मिला हुआ है, यहाँ के लोगों ने इनको इतना मकाम दिया है, लेकिन हालात जो है वो उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो गए जब ये टेररिज्म में भी इनका अमल दखल शुरू हो गया। अब देखें, अभी पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में जो CTD ने जो लोग पकड़े और वो कहा गया कि लाहौर से जो लोग पकड़े गए और फिर सहूलतकार जो पकड़े गए उस बत्ते में भी अफगान निकले, फिर पाकिस्तान में जो खुदकुश हमले हुए उसमें भी ये पकड़े गए। खुद अफगानिस्तान की हुकूमत को बार बार ये कहना पड़ा, जो उनकी अबूरी हुकूमत है, कि आप पाकिस्तान में जाके न लड़ें, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके साथ हमारी हमसायगी है, वो हमारा दोस्त मुल्क है, तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं जचता कि हम ये काम करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है। आप वहां पे बैठे, एक फेक जर्नल है वो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहा है। पाकिस्तान के जो मुखालफिन अशरफ गनी साहब और हामिद करजी साहब के वक्त में थे वो तो बात कर रहे थे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में पले बड़े, पाकिस्तान में बड़े हुए, इनके खानदान यहाँ पे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी में इनका अंसर जो शामिल हुआ है, इसके बाद ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में इसने परेशान किया है पाकिस्तान को, इसलिए ये गुस्सा भी इस वक्त पाया जाता है और पकड़ना इनका इसलिए आसान है मेरे ख्याल में कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नाराज हैं इनसे। वो उनको पता है कि कौन अफगान जो है रजिस्टर्ड है, कौन गैर रजिस्टर्ड है, लोग खुद दिखाएंगे इन्हें पुलिस को, तो इनको अपना रवैया ठीक करना चाहिए। ठीक जी, अपना रवैया ठीक कर। अकील यूसुफ जई साहब, ये अगर ड्राइव शुरू हो जाती है और जिस तरह महमूद जान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान से जो उनके जो शहरी हैं वो यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, सहूलतकारी में वो निकल रहे हैं, एक तो ये कि क्या इससे अफगान तालिबान और पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंड हैं, बड़े ख़राब हो चुके हैं, वो मज़ीद ख़राब होंगे? और एक जो ये दलील दी जाती है कि जी आम जो अफगान है जो बेचारा वहाँ तालिबान के खौफ से यहाँ आकर उसने पनाह ली, उनका इसमें क्या कसूर है? इस दलील में कितना वजन है? बहुत शुक्रिया दिल। मेरे ख्याल में ये हम एक तरफा बात कर रहे हैं। देखे, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और मुजाहिदीन का ज़हूर भी नहीं हुआ था जब पाकिस्तान के एक्स-पार्टा में कबायली इलाक़ाजात को, जिनका कोई पुरसाने हाल अब भी नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर सरकारी सरपरस्ती में, सियासी सरपरस्ती में मुसल्लह तंजीमों का क़ियाम अमल में लाया गया था। और सबसे ज़्यादा जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, हुकूमतों और या रियासतों या मुख्तलिफ हुकूमतों और तालिबान के दरमियान कभी कोई
दोहा एग्रीमेंट के अलावा एग्रीमेंट नहीं हुआ। हमने तकरीबन 21 तो यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं, तो इसी तरह हमने 12-13 मुआहिदे भी किए हैं, हमने बहुत से लोगों को हार भी पहनाए हैं। एक सिलसिला चल निकला है हमारी गलत लॉबिंग की वजह से, हमारी गलत प्लानिंग की वजह से, हमारी गैर संजीदगी की वजह से कि जब 2 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज का मरहला पेश आया तो हमने उस पर जश्न भी मनाया, मगर साथ में हमें बहुत से तवक्कुआत भी हमने वाबस्ता किया अफगान हुकूमत से। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसके नतीजे में अभी तक आदिल सच्ची बात तो यह है कि अभी तक इस वाले ब्रीफिंग और एपेक्स कमेटी की इतनी अहम इजलास और ऐलानात के बावजूद मुझे तो एक स्टूडेंट की हैसियत से यह समझ नहीं आ रही कि हमारी अफगान पॉलिसी क्या है, हमारी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्या है। ये कहना कि अफगान मुहाजिरीन टेररिज्म में मुलविस है, तो जब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे उस वक्त भी हमने पेशावर के करीबी इलाकों में तंजीमों को काम करते देखा। हमने 90s में जब अफगान तालिबान और टीटीपी का क़याम भी अमल में नहीं लाया था, मलाकन डिवीजन में हमने 40 लोगों को उधर मरवाया है, एक MPI समेत। तो मेरे ख्याल में जब तक हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं होगी, ये कहना कि आप पूरी एक कौम को जो कि बहुत बुरी हालत में है और जिसके बिहार पर या जिनको क़याम देने के बिहार पर हमने अरबों डॉलर भी लिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और पर हमने सियासत भी की है और लॉबिंग भी की है, उनको कसूरवार ठहराना या उनको दहशतगर्द कहना या बगैर किसी तैयारी और डेटा के उनको पाकिस्तान से बेयारो मददगार भेजना एक ऐसे मुल्क में जहां पर ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम और बदअमनी की सूरत है, मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी भी होगी और ज्यादती भी होगी। इसके बावजूद जो सबसे बड़ा मसला एड्रेस है क्या, वो ये है कि अफगान हुकूमत के साथ आप टीटीपी के मामले पर कौन सी डील कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, फोकस उस पर होना चाहिए, फोकस उस पर होना चाहिए। अकील यूसुफजई साहब, जान बाबर साहब, ये ऐसा टॉपिक है काश हमारे पास मजीद वक्त होता, लेकिन इस पर कल और परसों भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।